गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हम पढ़ रहे हैं औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में। राजपूत नीति के द्वितीय चरण की हम चर्चा कर रहे थे और द्वितीय चरण की चर्चा करते हुए जो है हमने पढ़ा था कि 1679 से लेकर के और 1707 तक जो है उसका राजपूत नीति का दूसरा चरण चला था। तो इसमें हमने बात की थी कि मारवाड़ के विरुद्ध औरंगजेब ने प्रथम अभियान किया, जिसमें बड़ी सरलता से उसने मारवाड़ के एरिया को जीत लिया था। और फिर जो है राजा जसवंत सिंह की विधवा रानियों द्वारा दो पुत्रों को जन्म देना, उनमें से एक पुत्र का मृत्यु को प्राप्त होना और दूसरे पुत्र का नामकरण अजीत सिंह के नाम से होना, और फिर अजीत सिंह को लेकर के दुर्गादास जो राठौर सेना नायक था उसका विधवा रानियों के साथ जो है नवजात शिशु को लेकर के औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होना और उसको जो है भावी राजा घोषित करने के लिए प्रार्थना करना। और यहाँ पे औरंगजेब द्वारा उस प्रार्थना को ठुकरा देना, क्योंकि उसने वहां पे इंदर सिंह को राजा बना दिया था, जो कि मुगलों के हाथों की ही कठपुतली था। और यहाँ पे उसको जो है उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के कारण जो है अजीत सिंह का विभिन्न राजपूत राठौर सरदारों को इकट्ठा करना, संगठित करना और वहां पे मारवाड़ पे अजीत सिंह को ही अपना भावी राजा मान लेना। तो मारवाड़ अब दोबारा से आजाद हो गया था मुगलों के कब्जे से। तो यहाँ से मारवाड़ के विरुद्ध अब औरंगजेब ने दूसरी बार अभियान किया और दूसरी बार अभियान में भी जो है उसने जीत हासिल की थी। तो इस प्रकार से मारवाड़ को उसने दोबारा जीत लिया और यहाँ से दुर्गादास और जो नवजात शिशु था अजीत सिंह, उसको यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। तो दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर के यहाँ से भाग खड़ा हुआ और वो जो है मेवाड़ चला गया। मेवाड़ जाकर के दुर्गादास ने जो है मेवाड़ जाकर के राजा जो राज सिंह था, राज सिंह से उसने हेल्प मांगी, सहायता मांगी। और राज सिंह से सहायता का जो है अंदेशा उसको था कि वो उसकी सहायता जरूर करेगा। इस प्रकार से विभिन्न कारणों से राजपूत राजा राज सिंह ने दुर्गादास और उसके साथ आए नवजात शिशु अजीत सिंह की सहायता की और उनको अपना संरक्षण प्रदान किया। उनको संरक्षण प्रदान करने के कारण ही जो है औरंगजेब के मेवाड़ के साथ आगे संघर्ष होने लाजमी हो गए। तो यहाँ पे औरंगजेब ने मेवाड़ पे धावा बोला और मेवाड़ पे धावा जब उसने बोला तो दो तरफ से उन्होंने जो है एक योजना बना करके धावा बोला था। उदयपुर से जो है खुद औरंगजेब ने एक भारी सेना के साथ धावा बोला और जो है मेवाड़ पे अपने मुख्य सेनापति हसन खान के साथ उसने जो मेवाड़ के ऊपर 12,000 सैनिकों के साथ उसको भेजा था। तो वहां से पहले ही राजपूत शासक राज सिंह, अजीत सिंह, दुर्गादास वो सभी वहां से निकल चुके थे और पहाड़ियों में चले गए। तो काफी दूर तक मुगलों ने उनका पीछा किया और इस प्रकार से बड़ी आसानी से जो है मेवाड़ युद्ध को उन्होंने जीत लिया। थोड़े समय पश्चात जो है मेवाड़ युद्ध को तो उन्होंने जीत लिया था, लेकिन वहां से औरंगजेब जो अपनी जीत की खुशी मनाता हुआ वापस अजमेर आ गया। जब वो अजमेर में ही ठहरा हुआ था तो पीछे से उसको पता चला कि बदनौर में जो है मुगल सेनाओं को हरा दिया है राजा राज सिंह ने और अजीत सिंह के संरक्षक के रूप में जो है दुर्गादास ने। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अकबर को हरा दिया, मुगल सेनाओं को हरा दिया। यहाँ से अकबर की हार की सूचना जब औरंगजेब को मिली तो उसने जो है शहजादे आजम के अधीन मेवाड़ सौंप दिया और अकबर से जो है वो छीन लिया। तो अकबर से वो ओहदा छीन जाने के कारण अकबर काफी दुखी हुआ और अकबर को अब जो है शहजादे आजम के साथ अकबर को उसके सहयोगी के रूप में ही मेवाड़ में रहना था और मेवाड़ की सुरक्षा करनी थी और साथ ही जो है शहजादे मुअज्जम को भी जो है आजम के ही सहयोगी के रूप में रहना था। तो इन शहजादों को तीनों ओर से जो है आक्रमण करना था। उन आक्रमणकारियों पे जो मेवाड़ पे धावा बोल रहे थे, बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो यहाँ पे उन आक्रमणकारियों के साथ जो है उनकी मुठभेड़ हुई, लेकिन तीनों भाइयों के, तीनों शहजादों के आपसी विचार न मिलने के कारण एक बार फिर से जो है उनकी हार हो गई। तो इस हार से जो है अकबर अपने पिता से पहले ही रुष्ट था और इस हार के बाद जो है औरंगजेब अपने पुत्रों से उसके संबंधों में खटास आ गई थी और औरंगजेब
के पुत्र अकबर ने अपने आप को उससे अलग कर लिया और वो राजपूतों के साथ जा मिला। यहाँ पे उसका राजपूतों के साथ मिल जाना और राजपूतों का उसको सहयोग देने का वचन देना, क्योंकि वो ये मानता था कि यदि भावी राजा वो आगे बनेगा भविष्य में, तो उसको राजपूतों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, ना कि वो ऐसे ही जो है उनके साथ रक्तपात पूर्ण संबंधों को बनाए और आगे जो है भविष्य में वो उसके शत्रु ही बने रहें। तो इसलिए वो राजपूतों के साथ उसने हाथ मिला लिया और अपने पिता के खिलाफ उसने विद्रोह किया। अपने पिता के साथ किए हुए विद्रोह में जो है औरंगजेब की चालों में वो फंस गया और विभिन्न राजपूत सरदार जो उसका सहयोग कर रहे थे वो उससे दूर हट गए। लेकिन जैसे ही राजपूत सरदारों को पता चला कि ये अकबर के साथ किया गया एक धोखा था, तो उन्होंने अकबर का साथ दिया और उसको उसकी सुरक्षा के मद्देनजर रख करके दक्षिण में उसको भेज दिया। तो अब अकबर को संभाजी के पास सुरक्षित उसके जीवन की सुरक्षा के लिए दक्षिण में भेज दिया गया। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मेवाड़ मुगल संबंध। तो मेवाड़ मुगल संबंध अब तक हमने पढ़े वो काफी खराब ही चल रहे थे और जो है एक संघर्षपूर्ण स्थिति ही चल रही थी। तो यहाँ पे अब राजा राज सिंह की मृत्यु हो गई 1681 में। तो अब तक जो है मेवाड़ मुगल संबंधों में खटास ही थी। तो यहाँ पे जो है मेवाड़ ने मुगलों के साथ संधि नहीं की थी और लेकिन मारवाड़ का साथ उन्होंने छोड़ दिया था। मारवाड़ के जो दुर्गादास थे, अजीत सिंह थे, उनका जो है साथ उन्होंने छोड़ दिया था। तो लेकिन मुगलों के साथ भी वो नहीं मिले थे। लेकिन फिर जो है औरंगजेब को जब दक्षिण खतरे का आभास हुआ, उसको पता चला कि अकबर भी अब जो है दक्षिण में भाग गया है संभाजी के पास, तो जो है उसको ये जो नया खतरा था वो पुराने जो खतरा था मेवाड़ का वो उससे जो है ज्यादा लगा। तो उसने उस बात से प्रेरित होकर के मेवाड़ के साथ संधि कर ली। तो यहाँ पे 24 जून 1681 को मेवाड़ के साथ संधि करके उसने मेवाड़ का नया राजा राजा राज सिंह का पुत्र जय सिंह को घोषित कर दिया और उसके अधीन जो है विभिन्न सुविधाएं भी दी। बदले में राजपूत शासकों ने भी मुगलों को सुविधाएं दी। जजिया के बदले में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को मुगलों के अधीन मान लिया था, जिसमें जजिया के बदले में उन्होंने मांडल, बिदनूर और मांडलगढ़ का एरिया जो है मुगलों को दिया था। जयसिंह ने मुगलों के विरुद्ध मारवाड़ की कोई सहायता न लेने का वचन दिया था कि वो मारवाड़ को कभी भी कोई सहायता न देंगे और उनको 3 लाख रुपए 2 साल में हर्जाने के रूप में देने के लिए कहा गया था। हालांकि मेवाड़ का जो एरिया था वो जो है अधीन रखा था औरंगजेब ने स्वयं के ही, और इसके विपरीत उन्होंने संधि के खिलाफ जो है मेवाड़ से सेनाएं हटा ली थी और जयसिंह को 5000 का मनसबदार बनाया गया था और उसके भाई भीम सिंह को भी जो है शाही सेवा में ही मुख्य स्थान दिए गए थे। तो इस प्रकार से मेवाड़ मुगलों की जो संधि थी, इसने मुगलों के राजपूतों के साथ अच्छे संबंधों की फिर से एक अच्छी शुरुआत की और ये सब हुआ था अकबर के विद्रोह के कारण। हालांकि अकबर का जो विद्रोह था वो असफल रहा था, लेकिन भावी खतरे को मद्देनजर रखते हुए औरंगजेब ने जो है ये एक रणनीतिक चाल चली थी। तो आगे है मारवाड़ के साथ 30 वर्षीय युद्ध। तो विभिन्न इतिहासकारों में इस बात को लेकर के भी मतभेद हैं कि 30 वर्षीय युद्ध कौन से थे और कब तक जो चले थे। इन युद्धों की बात की है विभिन्न इतिहासकारों ने। तो उसमें जादूनाथ सरकार इसको 1681 से 1707 के समय में बांटते हैं। 1681 से 1707 का जो समय था, इसमें 30 वर्षीय युद्ध जो केवल एक जो है मान लिया है उन्होंने कि ये जो युद्ध थे ये 30 वर्ष से चले थे। तो इनमें बांटा है पहले चरण में 1681 से लेकर के 1687 तक और दूसरा 1687 से लेकर के 1701 तक और तीसरा 1701 से लेकर के 1707 तक। इन 3 चरणों में उन्होंने मुगल और मारवाड़ के साथ संबंधों के जो 30 वर्ष थे उनमें कैसी स्थिति रही थी, क्या उतार चढ़ाव रहे थे, उसकी विवेचना करने का जो है निर्णय लिया है। तो इसमें जो पहला चरण था, इसमें 1681 से 1687 का जो समय था,
इसमें शहजादा अकबर जैसे कि उस वो जो है भाग गया था। अब वो ना तो मुगलों के साथ था और ना ही यहाँ मारवाड़ के साथ था। तो यहाँ पे अजीत सिंह बच्चा ही था, उसको उसकी भी सुरक्षा जरूरी थी। और दुर्गादास बच गया, एक जो राठौर सेनापति था। तो दुर्गादास के नेतृत्व में दुर्गादास के नेतृत्व में जो है उसने मारवाड़ की जनता के साथ सहयोग किया। और मारवाड़ की जनता ने अपने बूते पे ही थोड़े थोड़े जगहों पे कभी मुगल चौकियों को उन्होंने नष्ट किया, कभी रसद सामग्री को लूट लिया। तो ऐसे ही छोटे छोटे कारनामों से ये 7 वर्षीय संघर्ष चला था। जब जो दूसरा जो चरण है 1687 से 1701 का, इसमें दुर्गादास दक्षिण से वापिस आ गया। अब अजीत सिंह जो पहले छोटा बच्चा ही था, अब वो भी जो है युवा हो गया था। तो वो आ गया, वो अजीत सिंह के साथ जो है दुर्गादास था, और दुर्गादास के साथ बहुत सारी संगठित राजपूत सेना थी। तो उन्होंने अब औरंगजेब के साथ लोहा लेने की सोची, और औरंगजेब के साथ जो है उन्होंने युद्ध किए। तो औरंगजेब के साथ किए गए युद्धों में कोई निर्णायक हार या जीत नहीं हुई, अपितु औरंगजेब के साथ उन्होंने एक संधि कर ली, जिसमें मारवाड़ का एरिया हालांकि औरंगजेब ने इनको अजीत सिंह या दुर्गादास को नहीं दिया, अपितु उनको महत्वपूर्ण पद दिए गए और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उनके अधीन कर दिया गया, जिनमें हम बात कर सकते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं जो है कि जालौर, संचौर और सिवाना के परगने की, जो कि अजीत सिंह के अधीन दिए गए थे। जालौर, सिवाना के परगने, और वहां का जो है राजा उनको मान लिया गया था, सूबेदार उनको मान लिया गया था। तो इस प्रकार से उन सूबों को देकर के उसको संतुष्ट करने की उसने कोशिश की है। और बदले में अकबर के पुत्र और पुत्रियों को औरंगजेब को वापस लौटाया, और उनको जो है जजिया जो औरंगजेब द्वारा निर्धारित था वो जजिया भी देना निर्धारित किया, और किसी तरह का जो है विद्रोह न करने का आश्वासन दिया। लेकिन जो तीसरा चरण है 1701 से 1707 का, ये तो जो बात की हमने 1701 तक ये स्थिति बनी रही, जो मुगलों के और मारवाड़ के साथ जो है संधि हुई थी। 1701 से 1707 का जो समय था, इसमें एक बार फिर से मारवाड़ के लोगों के बीच में और औरंगजेब के बीच में संघर्ष का दौर चला। इसमें शहजादा आजम के दुर्व्यवहार के कारण दुर्गादास ने और अजीत सिंह ने विद्रोह कर दिया। और क्योंकि शहजादा आजम जो है वो मारवाड़ में यहाँ पे उसको उसका कार्यभार सौंप रखा था, और मारवाड़ के लोगों के साथ उसके बढ़ते हुए दुर्व्यवहार के कारण से अजीत सिंह और दुर्गादास काफी परेशान हुए और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो एक बार फिर से करारी टक्कर होनी लाजमी हो गई। तो यहाँ पे दुर्गादास के नेतृत्व में मुगलों ने संघर्ष किया, और ये संघर्ष जो है औरंगजेब की मृत्यु तक जारी रहा। तो इस प्रकार से अजीत सिंह ने मुगलों को मारवाड़ से मार भगाया। ये कब हुआ? 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु का समाचार अजीत सिंह को मिला, तो उनमें एक नई खुशी की लहर भी दौड़ पड़ी कि औरंगजेब का अंत हो गया है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। और जो है दुगने साहस से वो लड़े, और राजपूतों का ये दुगना साहस जो है काम आ गया, और लंबा जो चला आ रहा संघर्ष था, इसमें उन्होंने मारवाड़ को पुनः जीत लिया। तो इस प्रकार 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को स्वतंत्र शासक के रूप में जो है मान्यता दे दी। अब है औरंगजेब के अन्य राजपूतों के साथ संघर्ष। अन्य राजपूतों के साथ संबंधों के लिए हम चर्चा करें तो बहुत सारे राजपूत राजा, चाहे वो बीकानेर के थे, बूंदी के थे, या फिर जो है उदयपुर के थे, बहुत सारे राजपूत राजाओं के साथ अच्छे संबंध जो है औरंगजेब के कहे जा सकते हैं, जिसमें वो राजपूत शासकों के मित्रवत संबंध उनके रहे हैं। जिसमें हम बात करते हैं 1689 में मारवाड़ और मेवाड़ के साथ जो बुरे संबंधों का जो दौर चला था, यदि उसको एक साइड में हम रख दें और दूसरे राजाओं के साथ संबंधों की चर्चा करें, तो उसमें हम बात करेंगे बूंदी और कोटा की। बूंदी और कोटा के राजा 1689 तक जो है मुगल सेवा में जो है रहे थे। और बिशन सिंह की बात करते हैं 1688 की बात करते हैं। 1688 में बिशन सिंह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र राम सिंह राजा बना था, तो वो भी मुगलों का एक अच्छा मुख्य सेवादार रहा है, और उसको फौजदार नियुक्त किया गया था।
1690 की हम बात करते हैं तो इसमें जो है बीकानेर के राजा नूप सिंह और उसके बेटे केसरी ने, बूंदी के राजा ने भी जो है औरंगजेब को संरक्षण दिया था, औरंगजेब को सहयोग दिया था। तो इस प्रकार से हम जो है विभिन्न यदि रियासतों के राजाओं की बात करें तो राजपूत राजा इनके मित्र भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो मुगलों के मेवाड़ और मारवाड़ के साथ संघर्ष थे, इनसे जो है उनके संबंधों में खटास जरूर आ गई थी, और वो जो आई हुई खटास थी उसने जो है युद्ध का रूप धारण कर लिया, जिसमें मुगल राजपूतों को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, और उनका मुगलों का राजपूतों को संदेह की दृष्टि से देखना जो है एक शंका की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो शंका की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उससे जो है उबरना मुश्किल हो गया था, और आगे चल करके ये जो राजपूतों के साथ उसके खराब संबंध थे, एक मुगल जो साम्राज्य था उसके पतन का भी कारण बना। धीरे धीरे जो है वो पतन की ओर अग्रसर होता चला गया। तो ये जो दूसरा चरण था अकबर की, औरंगजेब की राजपूत नीति का, ये हो गया कंप्लीट। इसमें जो है अब हम बात कर लें थोड़ा सा कि राजपूत नीति जो अपनाई गई थी उसके आगे क्या परिणाम निकले थे, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। राजपूत नीति के परिणाम। सबसे पहला परिणाम था मुगलों का राजपूत सेवाओं से वंचित होना। मुगलों का राजपूत सेवाओं से वंचित होना। तो ये मुगल जो थे इन्होंने राजपूतों के साथ जो संबंध बनाए थे, अच्छे थे या बुरे थे, उनका इफेक्ट जरूर पड़ना था। और ये जो संबंध थे, हमने देखा मेवाड़ और मारवाड़ के जो संबंध थे औरंगजेब के, वो जो है काफी खराब संबंध रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय राजपूत राजा थे वो भी जो है मुगलों से थोड़ा सा जो है दूर हटने लग गए थे, और जिसके कारण से मुगलों को राजपूतों की जो सेवाएं थी वो ना मिल पाई उचित रूप से, जो हमने अकबर कालीन समय में देखा या जहांगीर कालीन समय में देखा। तो वो उन सेवाओं से मुगल अब वंचित हो गए थे, क्योंकि मुगलों का राजपूतों को शंका की दृष्टि से देखना और फिर वही व्यवहार वापसी में उनको मिलना। राजपूत भी अब मुगलों को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे, जब उनको शंका की दृष्टि से देखा जा रहा था। तो इस प्रकार से एक खराब संबंधों का परिणाम ये रहा कि राजपूतों की जो अतुल्य सेवाएं थी, जो एक अच्छे योद्धा के रूप में वो सेवाएं दे सकते थे मुगल राज में, एक अच्छे सैनिक के रूप में अपनी कुशलता को प्रकट कर सकते थे, उनसे जो है मुगल राज वंचित हो गया। दूसरा जो प्रभाव पड़ा वो था जनधन की हानि। जनधन की हानि, तो जनधन की भी काफी हानि हुई थी, क्योंकि बहुत सारे राजपूत राजा अपने जान से ज्यादा जो है अपना जो है धन की भी सहायता करते आ रहे थे। तो अब जो है मुगलों के राजपूतों के साथ संबंध जो खराब चल रहे थे, उसके कारण जो है वो क्यों मुगलों को धन की सहायता करेंगे या फिर क्यों उनको सैनिक सेवाएं देंगे। तो इसलिए जो है मुगलों के राजपूतों के साथ चल रहे खराब संबंधों का परिणाम ये हुआ कि उनको जनधन की भी हानि हुई। दूसरा, जो युद्धों में वो उलझे हुए थे, युद्धों में उलझे होने के कारण से भी काफी सारा धन राजपूतों के साथ जो संघर्ष था उसका, चाहे मारवाड़ के जो 30 वर्षीय संघर्ष थे या मेवाड़ के साथ हुए उनके विभिन्न अभियान थे, तो उसमें काफी मात्रा में मुगलों की सेनाएं भी तो मरी थी और मुगलों का जो धन है वो भी खर्च हुआ था। शासक को अपना जो है शासन व्यवस्था छोड़ करके वहां अजमेर में, उदयपुर में भी रहना पड़ा था। तो इससे जनधन की भारी हानि हुई थी, भारी मात्रा में उनके सैनिक मृत्यु को शिकार हुए थे। अराजकता और अव्यवस्था,
तो यहाँ पे मुगलों का राजपूतों के साथ युद्धों में उलझे रहने के कारण से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न विद्रोह भड़के और दक्षिण में विद्रोह हुए। तो इससे पूरे साम्राज्य में एक जो अराजकता का माहौल था या अव्यवस्था का माहौल था वो पैदा हो गया। चारों तरफ ही जो है अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई और जो शांति का वातावरण था अकबर कालीन समय में, शाहजहां कालीन समय में, जहांगीर कालीन समय में, वो अब नहीं रह गया था। क्योंकि राजपूत जाति जो थी उसको एक अच्छे सहयोगी के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में उसका अच्छा साथ दे सकती थी, तभी वो आगे दक्षिण के युद्धों को भी जीत सकता था और दक्षिण को जीत सकता था। लेकिन यहाँ पे एक ओर से दक्षिण में आक्रमण का उसको भय था, दक्षिण से जो है अभियान उसको करने थे, दूसरा जो है राजपूतों के साथ भी वो लोहा ले रहा था। तो उसकी ये नीतियां जो है आगे अवस्था का और अराजकता का कारण बनी थी। दक्षिण नीति की असफलता। जो औरंगजेब की दक्षिण नीति थी कि दक्षिण को वो जीतना चाहता था, विभिन्न दक्षिण क्षेत्रों को जीतने के लिए उसने जो अभियान किए थे, दक्षिण में वो गया था, तो उसमें असफलता उसको क्यों मिली? उसका मुख्य कारण उसकी राजपूत नीति रहा है, राजपूत नीति का फेल होना रहा है। राजपूत नीति उसकी सही रूप से सक्षम न हो पाई थी, सफल न हो पाई थी, इसीलिए दक्षिण नीति भी असफल रही। क्योंकि यदि राजपूतों का उसको सहयोग मिलता, यदि वो उसके मित्र रहते, जो मारवाड़ या मेवाड़ के राजा के साथ जो उसके रक्तपात पूर्ण संबंध रहे हैं, यदि वो अच्छे संबंध होते तो वो जो है दक्षिण के लिए एक अच्छे योद्धा के रूप में औरंगजेब की तरफ से लड़ते, उसके सहयोगी की तरह लड़ते और यहाँ से उसका जनधन का भी बचाव होता, सैनिकों की भी प्राप्ति होती, एक अच्छी कुशल सेना भी मिलती और सहयोगी मित्र भी मिलते और दक्षिण को भी वो बड़ी आसानी से जीत सकता था। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। राजपूतों के साथ खराब संबंधों के चलते दक्षिण में भी वो असफल हो गया। शाही सम्मान को ठेस। लगभग 30 वर्षों से चले आ रहे लंबे संघर्षों से हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां गई थी, लाखों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन औरंगजेब राजपुताना में विशेष रूप से सफल नहीं हो पाया था, सफलता नहीं प्राप्त कर पाया था, जिसके कारण से उसके सम्मान में ठेस पहुंची और विभिन्न राजपूत शासकों के सामने ये साबित हो गया कि मुगल सेना में कोई दम नहीं है और वो अच्छे योद्धा नहीं है, उनको हराया जा सकता है, बड़ी ही आसानी से वो हार सकते हैं। इसीलिए जो है समय समय पे आगे का जो समय था उसमें विभिन्न राजपूत क्षेत्रों के राजाओं द्वारा स्वयं को स्वतंत्र करना और स्वतंत्र शासक घोषित करना देखा जा सकता है। तो यहाँ से शाही सम्मान को ठेस पहुंची। शाही लोगों की जो शक्ति थी, सत्ता थी, उसका जो भेद था वो राजपूतों के सामने अब खुल गया था। साम्राज्य के लिए विनाशकारी। तो जो राजपूतों के साथ लंबे संघर्ष थे इसका कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि मुगलों की भूल कही जा सकती है और ये काफी हानिकारक सिद्ध हुआ, राज्य के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हुए मुगलों के राजपूतों के साथ खराब संबंध, क्योंकि इसके चलते उनके साम्राज्य का आगे पतन भी देखा जा सकता है। धीरे धीरे करके जो इनके सहयोगी थे, मित्र थे, उनको भी एक शंका की स्थिति ने घेर लिया कि कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। हालांकि बहादुर शाह जफर औरंगजेब का जो पुत्र था, बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का जो पुत्र था और तो उसने जो है काफी कुशलता का परिचय दिया और एक सौहार्दपूर्ण स्थिति कायम करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा जो चालें चली गई थी, जो उसके साथ राजपूतों के उसके साथ संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो वो खराब हो गए थे। तो आगे कैसे सुधर सकते थे, क्योंकि अब मुगलों पर से
राजपूतों का या आम हिंदू जनता थी उनका विश्वास उठ गया था, तो वो कैसे जो है एक मुस्लिम शासक को अपना हितैषी मान लेती। तो साम्राज्य के लिए काफी विनाशकारी सिद्ध हुआ और सदियों से जो चली आ रही जनता की धारणा थी कि ये विदेशी ही हैं, तो वो जो थी उनकी धारणा को अब एक और बल मिला। तो स्टूडेंट्स, ये जो औरंगजेब की राजपूत नीति थी, ये टॉपिक जो है अब हो गया है कंप्लीट। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है पूर्ण रूप से कि औरंगजेब की राजपूत नीति क्या थी, उसके राजपूतों के साथ कैसे संबंध थे, उसके संबंधों की चर्चा जो है हमने 2 चरणों में की है। प्रथम चरण की चर्चा हम कर चुके थे, द्वितीय चरण की चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में की थी, वो अधूरी थी और उसकी जो चर्चा रह गई थी बाकी, वो जो है हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ साथ हमने राजपूत नीति के परिणामों की चर्चा कर ली है। तो उसके जो परिणाम रहे थे, हालांकि राजनीतिक दृष्टि से ही उठाए गए कदम थे ये औरंगजेब के, लेकिन विभिन्न इतिहासकार, जादूनाथ सरकार हैं, ये एल श्रीवास्तव हैं, इसको धार्मिक नीति से जोड़ करके देखते हैं। हिंदू विरोधी शासक के रूप में औरंगजेब को देखते हैं, जो कि उसके पतन का, उसके साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण भी रही है। और राजपूत नीति भी उसके पतन का कारण रही है, उसकी धार्मिक नीति भी उसके पतन का कारण रही है। लेकिन इसके विपरीत प्रोफेसर श्री चंद्रा जो है इसको धार्मिक या हिंदू विरोधी नीति से जोड़ने के लिए जो है वो सख्त रूप से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि इसको राजनीतिक दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि उसकी जो चालें थी, उसके जो क्रियाकलाप थे, वो राजनीतिक भावनाओं से उत्प्रोत थे, ना कि उसके जो है एक धर्म से संबंधित होने के कारण। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था औरंगजेब की राजपूत नीति, वो कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में जो है हम इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से इसने अपने राज्य का विस्तार किया था। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।